वेलकम टू साइंस एजुकेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर द प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की कौन कौन सी प्राइमरी नीड्स हैं? तो आप कहोगे फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, राइट। अब अगर हम इसके कॉम्पोजिशन को देखें, अगर हम इसकी बनावट को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो फूड में कुछ अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है, वाटर में कुछ अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है, एयर में कुछ अलग और शेल्टर में अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, है ना। कॉमन चीज़ जो है, इन सभी में मास होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, एंड ये स्पेस ऑक्यूपाइज करती हैं, तो इसलिए हम इसे मैटर कहते हैं। ये सब क्या है? मैटर है। ओके, अब इस मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन होती हैं? जिसे हम देख सकते हैं, जो विजिबल होती हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, किसी भी मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करती है, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जिससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल कॉम्पोजिशन का पता चलता है, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, आज जिस बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज हो गया, किसी भी मैटर का वॉल्यूम क्या है, उसका शेप किस तरह से का है, उसका कलर क्या होता है, ये सारी आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, इस बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, जिस बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स पाए जाते हैं, जो कि अब हमें स्टडी नहीं करनी है, इस बार आपके सिलेबस से वो हटा दिया गया। तो हम लोग मेजरली ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जैसे ही हम किसी सॉलिड को देखते हैं, जैसे कि ये चौक है, अगर आप इसे देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। इस चौक को उठा करके हम दूसरी जगह पे रखते हैं तो भी इसका शेप फिक्स्ड ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज़ हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सॉलिड को, जैसे कि पेन है आपके हाथ में, तो उस पेन को आप एक जगह से दूसरी जगह रखते हो तो भी उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन द सेंस इसका जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है, वो चेंज नहीं होती है, वो सेम होती है, वो एज इट इज़ रहती है, बदलती नहीं है ना। तो और थर्ड चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, जब हम इसके चारों तरफ अंडरलाइन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वही अंडरलाइन दूसरी जगह पे जब हम रख करके इसे अंडरलाइन करते हैं तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक चौक है, इसे हमने यहाँ पे रखा और वहीं पर सटा करके जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं तो भी ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट रहते हैं, दोनों सॉलिड अपनी अपनी अलग अलग जगह पे रहते हैं, ये इंटरमिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी पता चलता है, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ओके, सो फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट्स हैव डेफिनिट शेप्स, फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ओके, इसका शेप डेफिनिट होता है, ये चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, वो भी चेंज नहीं होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सॉलिड स्टेट का, कि इसकी अपनी अपनी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ओके, नाउ अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, एज वी नो कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, राइट। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं, एक ऑर्डर्ड में अरेंज होते हैं। लुक एट दिस, इसके किसी भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड होते हैं, एक के बाद एक दूसरे के साथ बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। ये अरेंज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से बिल्कुल बांध करके रखता है। इसी वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक
कोई एक चीज़ अगर आप याद रख लोगे कि इसका शेप डिफिनिट होता है, तो इसी से आपको ये भी प्रॉपर्टीज याद रहेगी कि इनके पार्टिकल्स ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। इसके बाद ये भी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है। एंड बिकॉज स्पेस नेग्लिजिबल क्यों होता है, तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। तो इस तरह से हर एक प्रॉपर्टी एक दूसरे से कोरिलेट करती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप कोई एक भी पॉइंट को याद रखोगे तो उससे आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको अपने आप याद रहेंगी। पार्टिकल्स ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड होते हैं। पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। फिक्स क्यों होती है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इधर उधर मूव नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो अरेंजमेंट होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की वो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली, दे हैव डेफिनिट शेप्स, फिक्स्ड वॉल्यूम्स एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ओके। उसके बाद particles are arranged in orders. Third property, intermolecular space are negligible in solid state. Fourth property, they have strongest force of attraction. Force of attraction को हम short में FOA भी लिख सकते हैं, okay. Fifth property आ जाती है पार्टिकल्स वाइब्रेट्स ऑन देयर ऑन पोजीशन। क्यों अपनी ही जगह पे ये वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है जो इसे दूर दूर तक जाने नहीं देते हैं, ओके। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, डेंसिटी की बात करते हैं, तो बिकॉज अच्छा सबसे पहले हम समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी भी मैटर का कितना मास है वही उसकी डेंसिटी होती है। पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसी को हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 1 kg चीनी है ना, शुगर है। 1 kg शुगर को अगर हम एक छोटे से बॉक्स में रख देते हैं तो ये वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस। कोई भी मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट मैटर, ओके। तो अगर इतने छोटे से बॉक्स में हमने 1 kg चीनी ही रखा, 1 kg शुगर अगर हम डालते हैं तो इसका मास इस स्पेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। अगर हम इसी 1 kg ऑफ शुगर को इतने बड़े स्पेस में अगर हम फैला करके रख देते हैं तब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और मास कम हो गया। तो इस केस में हम कहेंगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, डेंसिटी इसकी कम हो गई, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी को मेज़र करते हैं। मास अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी कम होगी। मास अगर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। मास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है तब हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंस मीन्स घना होता है। पास पास कोई भी चीज़ बहुत कंजस्टेड वे में रखी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है। तो बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है। और डेंसिटी को हम मेज़र कैसे करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर। कोई भी पार्टिकल्स कितनी टाइटली पैक्ड है उस बेसिस पर हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ये डेंसिटी मेजरमेंट है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। पार्टिकल्स अगर पास पास हैं तो डेंसिटी हाई होगी, पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो डेंसिटी मॉडरेट होगी, और पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होंगे तो उसकी डेंसिटी बिल्कुल लो होगी, ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड्स स्टेट्स में कंपैरिजन होता है या नहीं होता है। तो अब जैसे कि ये एक चौक है, इस चौक को आपने पुश किया है ना, आपने अपने थंब से इसे दोनों तरफ से पुश करते हो, तो आप कितना भी इसे पुश कर लो ये टूट जाएगा लेकिन ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है कि ये कंजस्ट होगा और भी एडजस्ट होगा। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं, तो ज़्यादा कंप्रेस होने की कैपेसिटी ही नहीं होती है सॉलिड्स में, इसलिए सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इनमें कंप्रेशन नहीं पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, एथ प्रॉपर्टी, दैट इज रिजिडिटी। What is rigidity? Rigidity is the tendency to maintain its shape when external force is applied. Rigidity वो टेंडेंसी है जो
जब हम किसी भी मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, इसी टेंडेंसी को रिजिडिटी कहा जाता है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। एंड जब कंप्रेशन नहीं होगा तो दैट मीन्स कि वो मैटर रिजिड है, इसलिए जहाँ पे इनकम्प्रेसिबिलिटी होगी वहाँ पे वो मैटर क्या होंगे, रिजिड होंगे। ठीक है, जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं करता है, इसलिए ये रिजिड होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जैसे कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजेस होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि इसको स्पेस ही नहीं मिलता है। सपोज कर लो कि आप हैं, है ना, और यहाँ पे एकदम सट करके कोई खड़ा हुआ है, तब तो आपको जगह ही नहीं रहेगी ना मूव करने की। ठीक उसी तरह से इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, तो ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं होता है। जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो दैट मीन्स कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल लो है। जब पार्टिकल्स का मोशन बिल्कुल, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो होगा, तो दैट मीन्स क्या कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी नेग्लिजिबल होता है, या फिर हम कहें कि स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, जितना कम मोशन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी, उतना ही कम डिफ्यूजन। ओके, सो सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी स्लोवेस्ट होता है। अगर हम इस चौक को, ये जो चौक है, अगर हम इसे रूम टेम्परेचर पे, रूम के किसी कोने में अगर हम इस चौक को एज इट इज हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी समय तक ये यूं ही पड़ा हुआ रहता है, इसमें कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है, इनके पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते, यानी कि सॉलिड और सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ओके, एंड हमने क्यों कहा कि यहाँ पे स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोवेस्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिफ्यूजन होता होगा सॉलिड में, है ना। तो इसका एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम ब्लैक बोर्ड पर, है ना, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर हमने चौक से लिख करके उसे कुछ महीनों तक वैसे ही छोड़ देते हैं, बिना मिटाए अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो इसको मिटाने में फिर दिक्कत आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिटा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन तो होता है लेकिन बिल्कुल स्लोवेस्ट होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, इसी चौक को अगर आप रूम टेम्परेचर पे, दोनों चौकों को अगर आप ज्वाइंट करके रख देते हो, किसी भी कपड़े वगैरह से लपेट करके अगर हम इसे रख देते हैं तो कुछ सालों के बाद हम देखेंगे कि ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन तो होता है लेकिन बिल्कुल स्लोवेस्ट होता है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो मेटल्स का जो फॉर्मेशन होता है, मेटल से जो एलॉय का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें भी तो दो मेटल्स का डिफ्यूजन होता है, लेकिन इसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करके इसमें मेल्टिंग होती है, मेल्ट किया जाता है। एक जैसे कि ब्रास है, तो ब्रास बना होता है किससे, कॉपर एंड जिंक से, कॉपर एंड जिंक से ब्रास का फॉर्मेशन होता है। तो कॉपर और जिंक को मेल्ट किया जाता है तब ब्रास का फॉर्मेशन होता है, ब्रास यानी कि पीतल। और ब्रॉन्ज कॉपर एंड टीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, कॉपर और टीन से मिलकर के ब्रॉन्ज बनता है। तो इसमें भी दो मेटल का मिक्सचर होता है, ये ब्रॉन्ज, दो मेटल के मिलने से ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये सब डिफ्यूजन का केस नहीं है, इसे हम डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनकी मेल्टिंग कराते हैं, तो ये एक मेल्टिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है, स्टील का भी फॉर्मेशन कुछ इसी तरह से होता है, इसमें आयरन एंड कार्बन मिल करके, आयरन Fe+ कार्बन, इन दोनों के मिक्सचर से स्टील का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल सॉलिड्स के। सॉलिड्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख ली। सबसे पहले इसका शेप डिफिनिट होता है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है एंड दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। उसके बाद सेकंड हमने क्या देख लिया कि
पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर्स, ऑर्डर में पार्टिकल्स इनके अरेंज्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी पार्टिकल्स वाइब्रेट्स ऑन देयर ऑन पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पर ही ये वाइब्रेट होते रहते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने देखी कि दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल डेंस होते हैं। डेंस से बना है डेंसिटी, डेंस मीन्स घना। अब जैसे कि एक रूम है, उस रूम में एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, और इसी के नाप का एक और कमरा है, तो इस कमरे में 10 पर्सन है और इसमें 5 पर्सन है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें इसका मास ज़्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में और इसमें मास कम है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे मास कम होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में वहाँ पे डेंसिटी लो होगी, और जहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी, दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो दे हैव स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन और वी कैन से इट नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर डिफ्यूजन होता है। सॉलिड्स में डिफ्यूज नहीं होते हैं। सॉलिड्स को अगर हम लिक्विड में करें डिफ्यूज तो लिक्विड में सॉलिड्स डिफ्यूज हो सकते हैं, बट सॉलिड के बीच में जो डिफ्यूजन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, दैट इज, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि सॉलिड्स में टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन रखने की, लेकिन व्हाट अबाउट रबर बैंड? रबर बैंड को अगर हम देखें तो रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो इसका तो शेप चेंज हो जाता है। पहले ये इतना छोटा था, अभी जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा हो जा रहा है, तो ये तो अपना शेप को चेंज कर रहा है। तो क्या ये सॉलिड स्टेट है या अदर कोई स्टेट है? इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड्स कहेंगे या कोई और स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे? तो ये भी सॉलिड है, क्योंकि जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना बंद कर देते हैं ये अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। बिकॉज ये अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है, दैट मीन्स कि इनके पास भी टेंडेंसी है अपने शेप को मेंटेन रखने की, दैट्स व्हाई रबर बैंड इज अ सॉलिड। सेकंड एग्जांपल, स्पंज को अगर हम पुश करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। अभी हमने देखा कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लेकिन स्पंज तो कंप्रेस हो जा रहा है, तो फिर ये सॉलिड है या लिक्विड है? तो ये भी सॉलिड है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्पंज में छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकलता है। इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इस होल की वजह से ये कंप्रेस हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए स्पंज भी सॉलिड है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम शुगर एंड सॉल्ट का। तो सॉल्ट और शुगर को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी बर्तन का शेप गेन कर लेता है। हमने इस कंटेनर में रखा तो ये इसी कंटेनर का शेप गेन कर लेता है। हमने इसे कुछ इस तरह से, जब हम इसे पोर करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शेप गेन कर लेता है। तो ये सॉलिड है या लिक्विड है? तो एक्चुअली में ये जो सॉल्ट और शुगर है ना, ये छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो एक्चुअली इस क्रिस्टल का शेप चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो अमाउंट है उस मास में चेंजिंग आ रही है, इसके क्रिस्टल के शेप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई सॉल्ट और शुगर इज अ सॉलिड। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, ये इससे सवाल आते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। तो लिक्विड स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर आप सभी ने देखा है, वाटर को अगर हम ग्लास में डालते हैं तो ये इसी का शेप गेन कर लेता है। अगर हम इसी वाटर को इस बाउल में पोर कर देते हैं तो ये इसी का शेप गेन कर लेता है। अगर हम इसे फर्श पे फैला देते हैं तो वो फर्श पे पूरी तरह से फैल जाता है। दैट मीन्स क्या कि लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ना ही इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। दैट मीन्स कि इसे हम दो तरह के, अगर हम वाटर को एक जगह रख देते हैं तो वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या कि इनके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें हमने 50 ml वाटर रखा। अब इसी वाटर को जब हम इसमें रख देते हैं तो भी ये 50 ml ही रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप और बाउंड्री फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ओके,
पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, सॉलिड्स की तरह बिल्कुल ऑर्डर वे में अरेंज नहीं होते हैं, ये रैंडमली इधर उधर अरेंज होते हैं। क्यों रैंडमली अरेंज होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ग्रेटर होता है, दैट्स व्हाई दे आर रैंडमली अरेंज्ड। और इंटरमोलिकुलर स्पेस ग्रेटर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी की, इनके मूवमेंट की बात करें, पार्टिकल्स के मोशन की अगर हम बात करें तो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होता है इसलिए स्पेसेस भी होते हैं इसमें, है ना, और स्पेसेस होते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप एंड स्लाइड हो सकते हैं। इनके पास इतना स्पेस होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव अराउंड, ओके। उसके बाद हम अगर डेंसिटी की बात करें तो दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। इनकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम इसके कंप्रेशन की बात करें कि लिक्विड्स में कंप्रेशन होता है या नहीं होता है, तो लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट नॉट रिजिड। अब जैसे कि ये आप मान लो कि मिल्क का पैकेट है, ठीक है, उस मिल्क के पैकेट को आपने कंप्रेस किया तो जितना इसमें एयर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, जितना इसमें एयर फिल्ड होता है उतना तक तो ये कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा उसे कंप्रेस करोगे तो ये पैकेट क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड बिकॉज इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा होता है इसलिए ये रिजिड तो नहीं होते हैं लेकिन इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लूइडिटी। बिकॉज लिक्विड्स डोंट हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। हम इसे ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास में पोर हो जाता है, ग्लास से हम जग में डालते हैं वो जग में पोर हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि इनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इसी वजह से इसे हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। और जिनमें फ्लूइड्स फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को फ्लूइडिटी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली लिक्विड्स में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दैट मीन्स लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? फ्लूइडिटी। लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो बट डोंट हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। इनके पास शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं, बट इनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स में फ्लूइडिटी पाई जाती है, ओके। अब लास्ट दो प्रॉपर्टी की बात कर लें, काइनेटिक एनर्जी की। तो बिकॉज लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना इनफ स्पेस होता है कि वे अपनी पोजीशन के अराउंड मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के कंपैरिजन में हायर होती है। सॉलिड्स के कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी हायर होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो बिकॉज लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फास्टर होती है इसलिए ये जल्दी जल्दी मूव करके इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल पास होते हैं, इन्हें मूव करने की जगह ही नहीं मिलती है, इसलिए ये दूसरे सॉलिड में इंटरमिक्स नहीं हो पाते हैं। लेकिन लिक्विड्स जो हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस होता है एक दूसरे के ऊपर स्विच होने का, इसलिए ये जल्दी जल्दी इंटरमिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या कि फास्टली इंटरमिक्स होते हैं रेदर देन सॉलिड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेना है। आपने 2 ग्लास में वाटर लिया, ठीक है। अब एक ग्लास में आपको इंक ऐड करना है, ये ग्लास है इसमें आपने 1 ड्रॉप इंक ऐड किया, और दूसरे ग्लास में आपको शुगर ऐड करना है, ठीक है। आपने इसमें शुगर ऐड किया और इसमें इंक ऐड किया एट अ टाइम, एक ही टाइम में। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये इंक इसमें जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। लुक एट दिस, ये इंक इसमें जल्दी डिफ्यूज हो जाता है लेकिन शुगर देर से डिफ्यूज होता है। दैट मीन्स क्या, इससे ये पता चल रहा है कि जब हमने इस शुगर को लिक्विड में ऐड किया तो वो देर से मिक्स हो रहा है, यानी कि सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स का क्या होता है, लो होता है, बट लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो फास्टर होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में, ओके।
इस एक्टिविटी से हमें ये भी पता चला कि लिक्विड्स में सॉलिड्स भी डिफ्यूज हो सकते हैं और लिक्विड भी। अब थर्ड स्टेट की बात आती है कि क्या गैसेस भी लिक्विड्स में डिफ्यूज होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स को हम सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जीवित रहने के लिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए, उन्हें अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो एक्वेटिक एनिमल तो पानी में रहते हैं, उन्हें पानी में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता होगा? तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। दैट मीन्स क्या कि ऑक्सीजन क्या है? एयर है, यानी गैस है। ऑक्सीजन गैस है ना। ये पानी में डिजॉल्व होने की इसके पास कैपेसिटी होगी, तभी तो ये डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक्वेटिक एनिमल्स उसको सांस लेते हैं उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस छोटे से एक्टिविटी से, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स में सॉलिड्स भी डिफ्यूज हो सकते हैं, लिक्विड्स भी डिफ्यूज हो सकते हैं एंड गैसेस भी डिफ्यूज हो सकते हैं। तो लिक्विड्स में ये 3 स्टेट्स तीनों के तीनों डिफ्यूज हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये कोल्ड वाटर है और ये हॉट वाटर है। जब हम कोल्ड वाटर में इंक डालते हैं तो ये इसे डिफ्यूज होने में बहुत टाइम लग जाता है। जरा सा देखिए इसे, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये 15 मिनट के बाद ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये कोल्ड वाटर में 15 मिनट के बाद भी इंक डिजॉल्व नहीं हो पाता है पूरी तरह से। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये था लिक्विड स्टेट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर की, दैट इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट, इनके पार्टिकल्स आपने कभी ऑब्जर्व किया है? जैसे ही हम, अच्छा, गैसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसे आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, आवारापन। ये बिल्कुल आवारा होते हैं। इनके ऊपर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये जिस डायरेक्शन में इनको घूमने का मन करता है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। इसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। इनके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस वर्ड से आप गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख सकते हो। बिकॉज दे हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और बिकॉज इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, इसलिए गैसियस स्टेट का ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। इसे एक छोटे से बॉक्स में भर दो अगर आप, तो वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप इसे इतने बड़े बलून में उसी एयर को फिल कर लेते हो तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स वाई दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए इसे हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये उस कंटेनर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरे में फैल जाते हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इनके पार्टिकल्स का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। देयर इज नो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बिल्कुल कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं गैसियस स्टेट के, गैसेस के। ठीक है, तो बिकॉज पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बिल्कुल लो है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। क्योंकि जब पार्टिकल्स पास पास बंधे हुए रहेंगे तभी फ्लो नहीं कर पाएंगे। जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक है तो फ्लूइडिटी इसमें बहुत ही हाई होती है। जैसे ही हम, अब जैसे कि इसको आप एग्जांपल से समझ लो, जैसे ही आप स्प्रे करते हो, है ना, किसी भी कोई भी परफ्यूम ले लो या रूम फ्रेशनर ले लिया या कुछ भी ले लिया, जैसे ही हम स्प्रे करते हैं उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही फास्टली डिफ्यूज़ होते हैं और फास्टली फ्लो करते हैं, तो फ्लो करके पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। दैट मीन्स क्या कि इनकी फ्लूइडिटी बिल्कुल हाईएस्ट होती है। ओके, बलून खोलते ही पूरी, कैसे आप, ये बलून है, इस बलून में एयर फिल्ड है, जैसे ही आप इसका मुंह खोलोगे ये एयर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। ये बलून जो है वो घूमता घूमता ऊपर जा करके नीचे आकर के गिर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी बहुत ही हाईएस्ट होती है।
ओके। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है गैसियस स्टेट का, कंप्रेसिबिलिटी। गैसियस स्टेट्स आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्या आपने कभी बलून बेचने वाले को देखा है? इनके पास एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें गैस फिल्ड होती है। इसी छोटे से कंटेनर से ये इतने सारे बलून्स फिल कर लेता है। कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि इस छोटे से कंटेनर में बहुत सारी गैसेस, लार्ज वॉल्यूम में गैसेस फिल्ड होती हैं कंप्रेस करके, जिसकी वजह से ये इतने सारे बलून्स को फिल कर पाते हैं। आपने एलपीजी और सीएनजी का तो नाम सुना ही होगा, सीएनजी एंड एलपीजी। ये इनमें जो गैसेस भरी होती है, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर से इतने दिनों का खाना कैसे बन जाता है? क्योंकि इसमें भी गैसेस कंप्रेस करके भरी हुई होती है। ओके, इसीलिए एक छोटे से सिलेंडर में जिसमें 15 लीटर गैसेस होती हैं उससे हम इतने दिनों का खाना बना पाते हैं। तो दैट मीन्स क्या, इन सारी एक्टिविटीज से, इन सारे एग्जांपल से हमें क्या पता चल रहा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, एंड एलपीजी इसका क्या फुल फॉर्म होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। और सीएनजी जो कि फ्यूल के रूप में यूज होता है, सीएनजी, है ना? तो सीएनजी का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। ओके, सीएनजी ऑटो वगैरह में आजकल यूज होता है सीएनजी, तो वो भी क्या होती हैं? कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं। जरा इसको देखिए, पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर हैं। जैसे ही हमने इसे प्रेस किया, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं और एट लास्ट में क्या होता है? ये लिक्विफाइड हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे तो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो पास पास पार्टिकल्स किस स्टेट में होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसलिए जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तब हम इसे कंप्रेस्ड गैस या लिक्विफाइड गैस कहते हैं। तो गैसेस को कंप्रेस कैसे किया जाता है? प्रेशर अप्लाई करके। एंड व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर इज द फिजिकल फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन एन सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, यही डिफिनेशन, ये फॉर्मूला होता है प्रेशर का। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसके पार्टिकल्स की बात करें, तो पार्टिकल्स इनके बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल ही वीकेस्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए पार्टिकल्स कैन मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। ओके, एंड बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी वीक होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल फास्टली मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं। दैट मीन्स क्या, कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी हाई होती है, हाईएस्ट होती है। तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैसेस की होती है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस स्टेट इज प्रेशर एक्सर्टिंग। ये जिस भी कंटेनर में गैसेस रहता है, जिस भी कंटेनर में हम गैसेस को रखते हैं, रैंडम मूवमेंट की वजह से, रैंडम मूवमेंट बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मूवमेंट हो रहा होता है, और दूसरी बात हाई स्पीड में ये मूव कर रहे होते हैं। इनके पार्टिकल्स हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने आप को तो हीट करते ही हैं, साथ ही साथ जिस कंटेनर में रखे हुए होते हैं उसकी वॉल पर भी कोलाइड करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन की वजह से ये एक दूसरे को हीट करते हैं, और साथ ही साथ कंटेनर की वॉल पर भी फोर्सफुल्ली हीट करते रहते हैं। फोर्सफुल्ली, मैंने क्या कहा? फोर्सफुल्ली हीट करते रहते हैं। इसी फोर्सफुल्ली हीट करने को हम क्या कहते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करना। प्रेशर एक्सर्ट करना। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखे हुए होते हैं उनकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आप एक रूम फ्रेशनर ले लो, उसे
स्प्रे कर देना है। आपको एक वॉलिनी ले लेनी है, पेन रिलीफ स्प्रे होता है उसे स्प्रे कर दीजिए। एक परफ्यूम है उसे स्प्रे कर दीजिए। सैनिटाइजर होगा आपके पास उसे स्प्रे कर देना है। और एक अगरबत्ती, कोई भी अगरबत्ती हो तो उसे आप जला कर रख दीजिए। कुछ सेकंड के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सारे के सारे फ्रेगरेंस की जो खुशबू है वो आपको इंटरमिक्स होकर के आपको महसूस होने लगेगी। आप थोड़ी देर के बाद फील करोगे कि इन सारे फ्रेगरेंस की खुशबू हमें मिल करके हमें जो है फील होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरी फास्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसियस पार्टिकल्स बिल्कुल फास्टली मूवमेंट कर रहे होते हैं, इनमें बिल्कुल फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है, इसलिए ये फास्टली मूव करके डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे रूम में और हमें मिक्स खुशबू मिलने लगती है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि गैसेस में फास्ट डिफ्यूजन होता है, बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो भी फास्ट होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती जब नहीं जल रही होती है, पैकेट में बंद करके रखी हुई होती है, तो हम उसके करीब जब जाते हैं तभी हमें स्मेल मिलती है। लेकिन जैसे ही हम इसे जला देते हैं तो हम रूम के बाहर भी रहते हैं तब भी हमें उसकी स्मेल मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओपनिंग द कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे ही हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं आप देखते होंगे कि उसमें झाग बनने लगता है, झाग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या होता है? एक्चुअली में CO2 गैस रिलीज हो रही होती है डिफ्यूजन की वजह से। ये भी डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक खोला इसमें CO2 गैस होती है, वो रिलीज होने लगती है, डिफ्यूज होने लगती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होने की वजह से ये ईजिली डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है और हमें झाग का फॉर्मेशन दिखाई देता है। सेकंड एग्जांपल, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड। किचन में गर्म खाना बन रहा होता है, हम स्कूल से आते हैं और हमें बाहर से ही खुशबू मिलने लगती है कि आज तो बहुत ही अच्छा खाना बना है ना। तो ये क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से। ये फूड से जो अरोमा निकल रहा है उसके पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स होकर के हमारे नाक तक पहुंचते हैं और हमें उसकी स्मेल मिलने लगती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड एग्जाम्पल है स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक को जब हम बर्न करते हैं इसकी स्मेल हमें दूर दूर तक हमें फील होने लगती है। हम रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं, रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, उसमें अगरबत्ती जल रही होती है, उसकी खुशबू रोड तक आती रहती है। क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इस तरह से हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड्स में लार्जर देन सॉलिड होता है एंड गैसेस में वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस पाए जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड्स में वीकर देन सॉलिड एंड स्ट्रॉन्गर देन गैसेस, और गैसेस में वीकेस्ट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। पार्टिकल्स के मोशन की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन पे। लिक्विड के पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एंड गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। शेप की बात करें तो शेप सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में भी शेप फिक्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉल्यूम सॉलिड्स का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का फिक्स्ड होता है, बट गैसेस का फिक्स नहीं होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। डेंसिटी सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं इसलिए डेंसिटी हाईएस्ट होती है, लिक्विड की मॉडरेट होती है और गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल दूर होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी लोवेस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स बिकॉज पास होते हैं इसलिए ये सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि इसमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, बट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्लूइडिटी सॉलिड्स में नो फ्लूइडिटी, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, गैसेस में फ्लूइडिटी होती है, इसलिए लिक्विड एंड सॉलिड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कहते हैं। रिजिडिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में रिजिडिटी होती है, लिक्विड में नहीं होती है, गैसेस में भी नहीं होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में फास्टर होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में एंड गैसेस में वेरी फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। बहुत सारे फ्रेग्रेंस को अगर हम एक जगह स्प्रे कर दें तो वो जल्दी ही इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बिल्कुल लो होती है, नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड्स में मॉडरेट होती है एंड गैसेस में वेरी फास्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये थे कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन, सॉलिड्स को हम लिक्विड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।